बच्चों, आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 वित्तीय बाजार के अंतर्गत विभौतिकीकरण एवं निक्षेपागार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह देखते हैं कि विभौतिकीकरण क्या होता है और निक्षेपागार क्या होता है। देखिए बच्चों, जिस प्रकार हमारा बैंक में खाता होता है, बैंक एक वित्तीय संस्थान है जहां पर हम खाता खुलाते हैं और अपने पैसे को वहां सुरक्षित रखते हैं। उसी प्रकार जब हम शेयर बाजार में शेयरों का क्रय विक्रय करते हैं तो वर्तमान समय में इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है और इसके लिए हमें निक्षेपागार के माध्यम से अपना एक डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है। और जो ये डीमैट अकाउंट होता है यह विभौतिकीकरण के अंतर्गत आता है। आइए इसे देखते हैं। विभौतिकीकरण, देखिए बच्चों, एवं निक्षेपागार, इसको समझने के लिए पहले हम एक तथ्य समझ लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है मोहन, इसके पास किसी कंपनी के 5000 शेयर थे और ये सभी शेयर 100 रुपये प्रति अंश के रूप में थे, यानी एक शेयर का मूल्य था 100 रुपये और उसके पास 5000 शेयर थे और ये कागज के रूप में उसके पास मौजूद थे। बहुत तेज बरसात आने पर ये सभी बरसात में भीग जाते हैं और खराब हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। ये दस्तावेज जो भी इस पर लिखा हुआ था वो खराब हो जाता है, वो आपस में चिपक कर नष्ट हो जाते हैं। जब यह व्यक्ति कंपनी के पास जाता है, मोहन कंपनी के पास जाता है जिसके वो शेयर थे, तो वह कंपनी इसे अपना अंशधारी मानने से मना कर देती है क्योंकि इसके पास दस्तावेज नहीं है। जो भी इसके दस्तावेज थे वे क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। देखिए, इसके पास जितने भी 5000 शेयर थे, जो कि प्रत्येक शेयर 100 रुपये मूल्य का था, वह अब नष्ट हो चुके हैं। अब इसे बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस कारण से ये जो खराब होने की दुविधा थी, इसको दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभौतिकीकरण को लागू किया गया। इसके अंतर्गत इस व्यक्ति का डीमैट अकाउंट खोला जाने लगा। यह जो डीमैट अकाउंट होता है, इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अब ये अंश इसके सुरक्षित रखे जाते हैं। देखिए, डीमैट अकाउंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसके जितनी भी प्रतिभूतियां हैं, जो भी प्रतिभूतियां हैं जो यह शेयर बाजार में क्रय विक्रय करेगा, वह सुरक्षित रखी जाएंगी। इसके माध्यम से यह अंशों को खरीद सकता है, बेच सकता है, यह ऋण पत्रों को खरीद सकता है, बेच सकता है, साथ ही साथ यह म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकता है। देखिए, अब शेयर बाजार में जब आधुनिकीकरण किया गया, तब हर व्यक्ति को जो भी इसके माध्यम से शेयर बाजार में लेन देन करता है, उसके लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना अनिवार्य कर दिया गया। जहां पर पहले जो शेयर थे, जो अंश पत्र थे, वे सर्टिफिकेट के रूप में हुआ करते थे, वे अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान होने लगा है। देखिए, उसके अंतर्गत पहले जहां जो जाली प्रपत्र जारी कर दिए जाते थे, नकली प्रपत्र जारी कर दिए जाते थे, उनसे भी बचा जाने लगा है। साथ ही साथ जो भ्रामक लेन देन हो जाता था, अनुचित लेन देन हो जाता था इनका अंशों का, इसको भी रोका जाने लगा है और इससे कई सहूलियतें एक व्यक्ति को प्राप्त हुई है। देखिए, वह धोखाधड़ी से बच जाता है, वह धोखाधड़ी से बच जाता है, वह नकली अंतरण से बच जाता है। जो नकली या जाली अंतरण पहले हो जाता था, इससे भी अब वह बचने लगता है और उसके पास जो भी अंश हैं, जो भी प्रतिभूतियां हैं, वो सदैव उसके साथ रहती हैं। वह अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे तो अपने मोबाइल पर, चाहे अपने कंप्यूटर पर, इनको आसानी से देख सकता है, इनका क्रय विक्रय आसानी से कर सकता है। और जो ये डीमैट अकाउंट है, यह निक्षेपागार के माध्यम से खोला जाता है, जिसे हम डिपॉजिटरी भी कहते हैं। डिपॉजिटरी कहते हैं। देखिए, डिपॉजिटरी
इसके कुछ सहायक होते हैं, इसके कुछ प्रतिभागी होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, जैसे बैंक, दलाल, वित्तीय संस्थान। इनके माध्यम से एक व्यक्ति का डीमेट अकाउंट खोला जाता है। जिस प्रकार आप बैंक में जाकर अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसी प्रकार इन डिपॉजिटरी पार्टनर्स के माध्यम से आप अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं। देखिए, ये जो डिपॉजिटरियां हैं, इनमें प्रमुख है NSDL, इसका पूरा नाम है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये भारत की दो प्रमुख डिपॉजिटरी हैं जिनके माध्यम से डीमेट अकाउंट खोले जाते हैं। NSDL NSE के साथ काम करती है, CDSL BSE के साथ काम करती है। अब इन्हें हम विस्तार से देख लेते हैं। आइए, विभौतिकीकरण तथा निक्षेपागार। प्रतिभूतियों में सारा व्यापार अब कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से होता है। देखिए, जो भी प्रतिभूतियां हैं, इनका क्रय विक्रय, इनको खरीदना और बेचने का काम जो है वह अब कंप्यूटर के माध्यम से किया जाने लगा है, और इसके लिए एक डीमेट खाता खुलवाना अनिवार्य कर दिया गया है। अंश भौतिक रूप में वह इलेक्ट्रॉनिक बही खाता प्रविष्टि के रूप में रखे जा सकते हैं। देखिए, अंशों को भौतिक रूप में रखा जा सकता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक बही खाता के रूप में भी रखा जा सकता है, तथा इसे रूप में हस्तांतरित भी किए जा सकते हैं, और इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी स्थानांतरित किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिए जा सकते हैं। एक व्यक्ति के पास उसके अकाउंट में कुछ अंश हैं, मान लीजिए 50 अंश हैं, अब वह इन्हें बेचना चाहता है, तो यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संभव है। यह 50 जो अपने अंश हैं वह बेच देगा और उसके मूल्य को प्राप्त कर लेगा, उसके बदले में धन प्राप्त कर लेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक रूप को विभौतिकीय डीमैटेरियलाइज्ड कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? विभौतिकीय कहते हैं। प्रतिभूतियों के क्रय तथा विक्रय इलेक्ट्रॉनिक बही खाता प्रविष्टि के रूप में निपटाया जाता है। जो भी प्रतिभूतियां हैं, उनका क्रय विक्रय अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाने लगा है। कितने आपने खरीदे हैं, कितने अंश आपने खरीदे हैं, साथ ही कितने आपने बेचे हैं, इसका सारा उल्लेख अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाने लगा है। देखिए, इसके माध्यम से आप अंशों को खरीद व बेच सकते हैं, ऋण पत्रों को खरीद व बेच सकते हैं। आप जो म्यूचुअल फंड हैं, उनके अंदर भी इसके माध्यम से निवेश कर सकते हैं। ये जो प्रतिभूतियां हैं, इनके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अब निवेश कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से समस्याओं, चोरी, नकली जाली अंतरण में देरी तथा भौतिक रूप में रखे गए अंश प्रमाण पत्रों अथवा ऋण पत्रों संबंधी कागजी कार्य के उन्मूलन हेतु किया जाता है। और यह जो इलेक्ट्रॉनिक कार्य किया गया है, यह जो डीमैटेरियलाइज्ड किया गया है, इसे वो क्यों किया गया है? देखिए, इसमें कई प्रकार की समस्याएं आती थी। जैसे ये दस्तावेज चोरी हो जाते थे, ये दस्तावेज जो सर्टिफिकेट थे, अंश सर्टिफिकेट, वो फट जाते थे या गुम हो जाते थे, तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देती थी। साथ ही नकली और जाली अंतरण भी किया जाने लगा था। नकली प्रपत्र जारी कर दिए जाते थे, जाली प्रपत्र जारी कर दिए जाते थे, अंतरण में देरी होती थी। आपने खरीद लिए हैं अंश, लेकिन आप तक उनके पहुंचने में बहुत अधिक देरी हो जाती थी या वो नष्ट हो जाते थे, तो ये समस्याएं आती थी। भौतिक रूप में रखे गए अंश प्रमाण पत्रों अथवा ऋण पत्रों संबंधी जो कागजी कार्य होता था, उसे भी दूर करने के लिए अब यह तकनीक अपनाई गई है। अब इसे विभौतिकीय तरीके से रखा जाता है, डीमैटेरियलाइज्ड तरीके से रखा जाने लगा है। कागज नष्ट हो जाता है, उसमें दीमक लग जाती है, चूहे खा गए, या वो फट गया, या वो खराब हो गया। तो देखिए, इस समस्या से बचने के लिए अब यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अपनाया गया है।
इसके लिए निवेशक को एक संगठन जिसे निक्षेपागार डिपॉजिटरी कहा जाता है के पास एक डीमेट खाता खोलना होता है। जो भी निवेशक होता है उसे अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है और यह निक्षेपागार के पास खुलवाना होता है, जो कि एक तरह से बैंक की तरह होता है। जैसे हम बैंक में जाकर अपना खाता खुलवाते हैं, उसी प्रकार निक्षेपागार में जाकर हमें अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। अब सभी प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ विभौतिकीय रूप में जारी किए जाते हैं तथा 99% से अधिक आवर्त का निपटान डीमेट रूप में सुपुर्दगी द्वारा किया जाता है। देखिए, अब जितने भी आईपीओ जारी किए जा रहे हैं वे सभी विभौतिकीय रूप में ही जारी किए जा रहे हैं, यानी उनका विज्ञापन जारी कर दिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही उनके प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, उनके लिए लोगों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही उनको आवंटित किए जाते हैं, आईपीओज जारी किए जाते हैं। साथ ही साथ जो 99% आवर्त है वह भी अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डीमेट अकाउंट के माध्यम से ही होने लगे हैं। अब जो भी शेयर बाजार में शेयरों का क्रय विक्रय करेगा, ऋण पत्रों का क्रय विक्रय करेगा, उसका डीमेट अकाउंट होना जरूरी हो गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अधिकांश प्रतिभूतियों की निपटान प्रक्रिया डीमेट के रूप में करनी अनिवार्य कर दी है। अब जो हमारा सेबी है उसने इसके लिए डीमेट अकाउंट होना अनिवार्य कर दिया है। यदि आप शेयर बाजार में शेयरों का क्रय विक्रय करने का कार्य करते हैं, उसमें निवेश करने का कार्य करते हैं, तो आपका एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी हो गया है। डीमेट रूप में अंशों को रखना काफी सुविधाजनक है क्योंकि यह बिल्कुल एक बैंक खाते की तरह है। अब यह जो डीमेट है अकाउंट है हमारा, इसमें अंशों को रखना बहुत सुविधाजनक हो गया है। आप आसानी से आपके पास किस कंपनी के कितने शेयर हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं, उनको वहां पर खरीद भी सकते हैं और वहां से बेच भी सकते हैं। आसानी से आपके पास धन आ जाएगा और आसानी से आप अपने धन का निवेश भी कर सकते हैं। जिस प्रकार हम बैंक से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लेन देन आसानी से कर लेते हैं, कोई भी चीज अपने बैंक के खाते से अटैच करके खरीद सकते हैं। साथ ही साथ किसी चीज को बेचा और अपने खाते में पैसा ट्रांसफर करवाना है, आसानी से करवा लेते हैं। उसी प्रकार यह डीमेट अकाउंट भी बहुत अच्छा साधन है शेयर बाजार में अंशों प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए। विभौतिकीकरण से अंशों का रोकड़ की भांति किसी अन्य खाते में अंतरित किया जा सकता है। जैसे हमारे पास जो धन होता है बैंक अकाउंट में, वह किसी अन्य के अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। तो उसी प्रकार जो ये डीमेट अकाउंट होता है, इसके माध्यम से भी हम आसानी से अंशों का रोकड़ की भांति ही क्या कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। बहुत ही सरल कार्य अब होने लगा है इससे। एकल खाते के माध्यम से अंशों के लेन देनों का निपटान सुनिश्चित किया जा सकता है। इन डीमेट प्रतिभूतियों को ऋण लेने हेतु गिरवी अथवा बंधक रखा जा सकता है। देखिए, अब जो ये अंशों का लेन देन है यह बड़ी आसानी से हो जाता है। आसानी से आपके पास जितने अंश हैं वे आसानी से आप किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब उनको बेच सकते हैं, वे आसानी से दूसरे के खाते में चले जाएंगे और उसके द्वारा जो भी मूल्य चुकाया गया है वह आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है, आपके डीमेट अकाउंट से जुड़े हुए बैंक खाते के अंदर जमा हो जाता है। इस प्रकार से आप आसानी से इसे क्रय विक्रय कर सकते हैं अंशों का यहाँ पर। साथ ही साथ जो ये डीमेट प्रतिभूतियां होती है, इनको ऋण लेने के लिए आप गिरवी और बंधक भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 15 लाख रुपए के प्रतिभूतियां हैं। 15 लाख रुपए की क्या है, आपके पास विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां हैं और आपको 4 लाख रुपए के लोन की तुरंत आवश्यकता है। तो आप इन्हें गिरवी रखकर, इन्हें बंधक रखकर आसानी से लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपकी प्रतिभूतियों का मूल्य 15 लाख से कम नहीं होगा, क्योंकि आपने 15 लाख रुपए निवेश कर रखे हैं और जहां तक भी वो कम होंगे तो भी 4 लाख से वो कम नहीं होंगे, अतः लोन आसानी से चुकाया जा सकेगा। तो देखिए, आप लोन भी ले सकते हैं। डीमेट प्रणाली की कार्यविधि। अब यह डीमेट प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, देखिए, सबसे पहले तो जो डिपॉजिटरी
पार्टनर होते हैं, डीपी होते हैं, उनके पास एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। आपको समस्त जानकारी उसे देनी होती है, पैन कार्ड देना होता है, आधार नंबर देना होता है, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल उसे देनी होती है, तब आपका एक डीमेट अकाउंट खोला जाता है। एक निक्षेपागार प्रतिभागी डीपी जो एक बैंक, दलाल अथवा वित्तीय सेवा कंपनी हो सकती है की पहचान करनी चाहिए। पहले तो ऐसा निक्षेपागार प्रतिभागी ढूंढना पड़ेगा जो कि आपका डीमेट अकाउंट खोल दे, चाहे वह बैंक हो सकता है, वह कोई दलाल भी हो सकता है, वह वित्तीय सेवा कंपनी भी हो सकती है। इसकी पहचान करनी पड़ेगी। एक खाता खोलने का फॉर्म, प्रलेखन, दस्तावेज, डॉक्यूमेंटेशन, पैन कार्ड का विवरण, फोटो, मुख्तारनामा पूर्ण कर लेना चाहिए। और उसके बाद में आपको खाता खोलने का फॉर्म भरना पड़ता है जिसके अंदर आपकी फोटो लगी हुई होती है, आपके कुछ दस्तावेज लगे होते हैं जिनमें पैन कार्ड अनिवार्य होता है और एक समझौता पत्र भी होता है, मुख्तारनामा भी उसमें लगाना होता है। डीपी को भौतिक प्रमाण पत्र के साथ विभूतिकीकरण अनुरोध फॉर्म जमा कराना चाहिए। देखिए, हो सकता है कि आपके पास पहले से ही कोई भौतिक रूप में कोई शेयर पड़े हों, 50 शेयर आपके पास भौतिक रूप में पड़े हुए हैं। अब आपको उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, तो आपका जो भी डीपी है उसको ये भौतिक प्रमाण पत्र आपको देने होंगे और उसके साथ में आपको एक अनुरोध फॉर्म भी देना होगा कि इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल दें। आप आपके डीमेट अकाउंट के अंदर इन भौतिक प्रमाण पत्रों को क्या है, ट्रांसफर करवा देंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमेट अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। यदि सार्वजनिक प्रस्ताव में अंश आवेदित किया जाना होता है तथा अंशों का आवंटन स्वतः ही डीमेट खाते में जमा हो जाता है। देखिए, यदि सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से आप अंश प्राप्त करते हैं तो वह आपके डीमेट अकाउंट में स्वतः ही जमा कर दिया जाएगा। आपने जितने शेयरों के लिए आवेदन दिया है उतने शेयर यदि आपको आवंटित कर दिए जाते हैं तो वह आपके डीमेट अकाउंट में अपने आप जमा हो जाते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यह कार्य किया जाता है। यदि अंश किसी दलाल के माध्यम से बेचे जाने हैं तो डीपी को खाते में डेबिट किए जाने वाले अंशों की संख्या के बारे में अनुदेशन करना होता है। और ये अंश यदि किसी दलाल के माध्यम से बेचे जाने हैं तो जो भी ये डिपॉजिटरी पार्टनर्स हैं इनको डेबिट करने के लिए, आपके खाते में डेबिट करने के लिए अंशों की संख्या के बारे में बताना पड़ता है। शेयर बाजार को अंशों की सुपुर्दगी हेतु दलाल अपने डीपी को अनुदेश देता है और शेयर बाजार को अंश देने के लिए जो दलाल होता है वह आपके डीपी को, जो डिपॉजिटरी पार्टनर हैं, उसको अनुदेश प्रदान करता है। तब दलाल भुगतान प्राप्त करके अंश बेचने वाले व्यक्ति को भुगतान कर देते हैं और इसके बाद में जो दलाल होता है वह अंश बेचने वाले व्यक्ति को अंश लेकर उसका भुगतान कर देते हैं, उसको भुगतान प्रदान कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। ये सभी लेन देन 2 दिन में पूरे करने होते हैं, अर्थात अंशों की सुपुर्दगी तथा क्रेता से भुगतान T+2 प्राप्ति की निपटान अवधि के आधार पर होता है। लेन देन के 2 दिवसों के भीतर यह सारा भुगतान हो जाता है। आपने अंश खरीदे हैं तो T+2 दिवस के अंदर वो आपके खाते के अंदर जमा हो जाएंगे, आपके डीमेट अकाउंट में वो अंश आ जाते हैं। यदि आपने अंशों को बेचा है, आपने अंश बेचे हैं तो जो भी मूल्य आपको मिला है, वह T+2 दिवस में, यानी लेन देन के ट्रांजैक्शन के 2 दिवस में आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जमा हो जाता है। देखिए, यह प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से होती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। अपने आप आपके डीमेट खाते से वो शेयर दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे और उसके यहां से भुगतान आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा और यह बहुत ही आसानी से किया जाने वाला कार्य है। डीमेट के माध्यम से यह बहुत सरल हो गया है। निक्षेपागार डिपॉजिटरी, देखिए निक्षेपागार डिपॉजिटरी क्या है। अभी हमने देखा जिस प्रकार बैंक में हम अपना पैसा जमा कराते हैं एक खाता खोलकर, उसी प्रकार ये जो निक्षेपागार है यह हमारा डीमेट अकाउंट खोलते हैं। यहां पर हम शेयरों के लेन देन के लिए अपना एक खाता
खुलवाते हैं और आसानी से किसी भी शेयर, किसी भी प्रतिभूति का लेन देन कर सकते हैं। जिस प्रकार बैंक अपने ग्राहकों के धन को सुरक्षित अभिरक्षा में रखता है, उसी प्रकार एक निक्षेपागार निवेशक की ओर से प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है। यह हमारी प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने का कार्य करता है। निक्षेपागार में एक प्रतिभूति खाता खोला जाता है, सभी अंश निकाले जा सकते हैं या किसी भी समय बेचे जा सकते हैं और इन निक्षेपागारों में हम अपना एक जो डीमेट अकाउंट है वह खोलते हैं और उसके माध्यम से कभी भी अंश खरीद सकते हैं और उनको बेच भी सकते हैं। अंश प्रमाण पत्रों, अंतरणों, फार्मों इत्यादि से संबंधित कागजी कार्यवाही नहीं होती और हमें किसी भी प्रकार की कोई कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ती। जहां पर पहले जो अंश प्रमाण पत्र होते थे वो कागज के रूप में हमारे पास रखने होते थे, उन्हें सुरक्षित रखना होता था। साथ ही साथ जो भी दस्तावेज होते थे, जो भी अंतरण होते थे, उन अंतरणों के कागजों को भी हमें सुरक्षित रखना पड़ता था। या विविध प्रकार के जो आवेदन पत्र होते थे, किसी कंपनी में आवेदन करना है तो उस आवेदन की कॉपी हमें अपने पास रखनी पड़ती थी कि हमने किस कंपनी में आवेदन किया है, उसकी रसीद सुरक्षित रखनी पड़ती थी। तो ये सारे जो भी कागजी कार्य होते थे अब इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपन्न कर दिया जाता है। सभी लेन देन अधिक गति, कार्यकुशलता तथा उपयोग के साथ निपट जाते हैं और जितने भी लेन देन होते हैं, चाहे आपने कोई प्रतिभूति खरीदी है तो आसानी से उसका भुगतान आप कर सकते हैं, आपने कोई प्रतिभूति बेची है तो आप उसका भुगतान भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत तेज गति से होने वाला कार्य है, क्योंकि सभी प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में बही खाता प्रविष्टि रीति में प्रविष्ट की जाती है और जितनी भी प्रतिभूतियां होती है वे इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से बही खाता प्रविष्टि रीति में प्रविष्ट कर दी जाती है। कितने आपके खाते में जमा हुई, कितने आपके खाते से निकले हैं, यह क्रेडिट और डेबिट आपके खाते से होता रहता है। जो भी आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है उसमें यह होता रहता है। भारत में दो निक्षेपागार हैं। देखिए, अभी हमने देखा था भारत में दो प्रमुख निक्षेपागार हैं, NSDL और CDSL। पहला है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL। भारत में वर्तमान में प्रचलित प्रथम तथा सबसे बड़ी निक्षेपागार है। देखिए, महत्वपूर्ण है कि जो ये NSDL है ये भारत की पहली निक्षेपागार है, डिपॉजिटरी है, साथ ही साथ यह सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। इसे IDBI, UTI तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक संयुक्त उपक्रम के रूप में प्रवर्तित किया गया था और यह IDBI, UTI और जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था। उनके सहयोग से यह चलाया जाता है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, CDSL इसका शॉर्ट नेम है, प्रचालन प्रारंभ करने वाली दूसरी निक्षेपागार है और यह दूसरी निक्षेपागार है, दूसरी डिपॉजिटरी है जो भारत में जिसने अपना प्रचालन कर रखा है, अपना कार्य जो करती है। इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रवर्तित किया गया था। यह BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रवर्तित एक संस्था है। राष्ट्र स्तर की ये दोनों निक्षेपागार मध्यवर्तियों के माध्यम से प्रचालन करते हैं। देखिए, ये कुछ मध्यस्थों के माध्यम से अपने कार्य को चलाते हैं और ये मध्यस्थ कौन हो सकते हैं? ये बैंक हो सकते हैं, ये ब्रोकर हो सकते हैं, दलाल हो सकते हैं या कोई भी वित्तीय कंपनियां हो सकती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिपॉजिटरी से जुड़े रहते हैं तथा निवेशकों के साथ संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं और डिपॉजिटरी प्रतिभागी के नाम से जाने जाते हैं। और जो ये डिपॉजिटरी प्रतिभागी होते हैं इनके नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से इन डिपॉजिटरीज से जुड़े होते हैं। साथ ही साथ ये निवेशकों से संपर्क स्थापित करते हैं और उनके और डिपॉजिटरी के बीच एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। निक्षेपागार प्रतिभागी डीपी निवेशक तथा निक्षेपागार जो विभौतिकीय अंशों के खातों के रखरखाव हेतु अधिकृत है के बीच मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते हैं, मध्यस्थ के रूप में ये कार्य करते हैं। वित्तीय संस्थान,
बैंक, समाशोधन निगम, शेयर दलाल तथा गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों को निक्षेपागार प्रतिभागी बनने की अनुमति प्राप्त है। कोई भी वित्तीय संस्थान, बैंक या समाशोधन निगम, शेयर दलाल, गैर बैंकिंग वित्तीय निगम इसके डिपॉजिटरी पार्टनर बन सकते हैं। देखिए बच्चों, आज हमने डिपॉजिटरी के बारे में पढ़ा, आज हमने विभूतिकीयकरण के बारे में पढ़ा, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे कार्य करता है और इससे क्या फायदा है, इसके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।